एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ रचित द्विवेदी हैं। तो वेलकम। इन्होंने ट्रिपल आईटी में पीएचडी एडमिशन इनका हुआ है और एंट्रेंस और इंटरव्यू को क्लियर किया और आपके सामने इस जगह पे बैठे हैं। इन्होंने प्लस क्लास भी लिया था एंड ही इज जेआरएफ अवॉर्डी एज वेल। तो वेलकम जी रचित, आप कैसे हैं? आई एम फाइन मैम। आप कैसी हैं? बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। रचित, आप मतलब कैसे आपने स्टार्ट किया इस जर्नी के लिए, जेआरएफ फिर उसके बाद ये? मैम मेरी जेआरएफ की प्रिपरेशन जब मैंने अपनी मास्टर सेकेंड सेमेस्टर पे था तब मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी। मैंने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अन अकेडमी को जाना, फिर उसके बाद जैसे ही अन अकेडमी को जाना, हाँ आप लोगों को जाना, उसके बाद फिर लगा कि सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, क्योंकि एम यही था कि मास्टर होते होते तक जेआरएफ हो जाओ। हाँ फिर आप रेफर आवाज थोड़ी कट रही है। थोड़ा सा कोविड प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से दिक्कत आ गई थी रिजल्ट पे। फिर मैंने जब एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर पे था तो मैंने अपना जेआरएफ का अटेम्प्ट दिया और उसमें जेआरएफ क्वालिफाई हो गया। उसी बीच में मैंने आपकी बुक भी ली थी और फिर आपके एमसीक्यू, आपकी क्लासेस के तो काफी ज्यादा मतलब कुछ सीखने को मिला। हाँ उसी का आज थी। अभी यहाँ ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद में मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया है। अच्छा, तो आपने मेरी कौन सी वाली बुक ली थी? मैम मैंने कॉमर्स की बुक ली थी आपकी, अच्छा, पेपर 2। स्टडी यस किया था। मैम। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, आप पीएचडी के लिए कब से तैयारी कर रहे थे? ये आपका फर्स्ट टाइम ही था पीएचडी इलाहाबाद में या यस उससे मैम। पहले ट्राई यस किया? यस मैम, ये मेरा पहला इंटरव्यू था पीएचडी का, ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद। और सेकंड इंटरव्यू था आईआईटी रुड़की पे, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है। आईआईटी रुड़की का इंटरव्यू 13 जून को था। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी। अच्छा, इसके अंदर एंट्रेंस के अंदर कौन सा सिलेबस आया था, मतलब पेपर वन और पेपर टू में से कौन से यूनिट? मैं इसमें आया था पेपर वन का। पेपर वन से 3 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि आप रिसर्च प्रॉब्लम और आइडेंटिफिकेशन को एक्सप्लेन करिए। सेकंड क्वेश्चन था आपका रिसर्च प्रपोजल से, कि मतलब लाइक मेरा फिनांस सब्जेक्ट फिनांस था, तो एक कोविड प्रॉब्लम से मतलब रिसर्च प्रपोजल लिखना था फिनांस से रिलेटेड। और दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सैम्पलिंग मेथड। मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर था इसका, एमसीक्यूज यस वाला? मैम। यस यस, एमसीक्यू नहीं थी मैम, डिस्क्रिप्टिव थे। 60 मार्क्स का आप क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव था, उसके बाद 40 मार्क्स का इंटरव्यू था। ओके, तो आपका कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे या ओनली ये रिसर्च स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ही? नहीं मैम, केवल रिसर्च का ही था बस। अच्छा, तो उसमें आपका स्कोर कैसा था? मतलब जैसे लिस्ट आई होगी ना। मैम अभी इन्होंने रिजल्ट नहीं, मैम इन लोगों ने केवल अभी रिजल्ट केवल मतलब वो लिख दिया कि कौन क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं। बाकी मेरा पेपर जो एंट्रेंस हुआ तो वो बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मेरी रिसर्च पे अच्छी कमांड थी। हाँ, रिसर्च पे अच्छी कमांड थी इसलिए आपका अच्छा गया हो। समझ गए। यस मैम। तो आप प्रपोजल बना के लेके गए थे वहां पर, रिसर्च प्रपोजल? यस मैम, प्रपोजल बनाया था, लेकिन हाँ वहाँ उन लोगों ने प्रपोजल मांगा नहीं था। उन्होंने मेरा बस यही पूछा था कि मतलब व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। वैसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था फिनांस, और उसके भी जो उसमें मेरा टॉपिक था कैपिटल मार्केट से रिलेटेड था। मैंने उसके लिए पूछ लिया था कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने कैपिटल मार्केट पे बता दिया था, तो उन्होंने उसी पे क्वेश्चन अपना चालू कर दिया था पूछना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यस इट मैम। मीन्स कि आपका मतलब एरिया और टॉपिक का नहीं, टॉपिक के अंदर जो मतलब आपका एरिया है उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन वो आगे आगे पूछते रहेगा ना। यस मैम, मैंने अपने ये ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद और आईआईटी रुड़की पे दिया, तो उसके आपसे वो आपका एरिया पूछने लायक, जैसे मेरा था फाइनेंस, और फाइनेंस में भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो बस 2 चीज मतलब आप किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद वो कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अच्छा, ठीक। यस तो मैम। अभी इंटरव्यू में किस किस टाइप की मेनली क्वेश्चनिंग पूछी गई थी वहां पर, लर्नर्स जानना चाहेंगे? मैं इंटरव्यू में यही रिसर्च मेथोलॉजी क्वेश्चन थे कि व्हाट इज द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स, और उसके बाद आया था कि व्हाट इज द रिसर्च आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम। और थर्ड क्वेश्चन आपका वो रिसर्च प्रपोजल से था कि रिसर्च प्रपोजल, आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाइए, मतलब जो कोविड 19 से रिलेटेड अपने ही एरिया का। लाइक मेरा फाइनेंस था तो मैंने फाइनेंस से बनाया था, जिसका एचआर हो तो एचआर से बनाए, जिसका मार्केटिंग से हो तो वो मार्केटिंग से बनाए। अच्छा, वो ऑन द केवल तीन स्पॉट बोला क्वेश्चन था आए ना? थे। अच्छा। यस। यस मैम, ऑन द स्पॉट बोला गया था। अच्छा, ठीक है।
तो वहाँ पर फैकल्टी किस तरीके के होते हैं, मतलब इंटरेक्टिव होते हैं आप क्वेश्चन आंसर जब कर रहे हो इंटरव्यू में? और यस मैम, IIT ये तो मैं बहुत इंटरेक्टिव रहते हैं, बहुत ही कोलैबोरेटिव रहते हैं। मीन जैसे कि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, मतलब मेरा मोड दोनों है, इंग्लिश हिंदी। तो वो ने बोला कि आपको मतलब जिस लैंग्वेज में देना हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उससे दीजिए। मतलब हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका IIT में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। एकदम मतलब लगता ही नहीं कि एकदम फ्रेंडली नेचर रहता है कि वो। और IIT की ये है कि आप जो आंसर देंगे उसी आंसर से वो क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, तो जो आपने आंसर दिया उसी से वो टॉपिक पकड़ेंगे एंड देन दे विल आस्क। यस मैम, यस मैम। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा हम इनसे पूछते हैं कि बेसिकली जो क्वेश्चन आपने आंसर कौन सी लैंग्वेज में किया था, इंग्लिश या हिंदी में? आपने मैम इंग्लिश था, इंग्लिश था मैम, इंग्लिश था। मीन्स आपने इंग्लिश में ही उनको सारा आंसर एक्सप्लेन यस किया। मैम, तो ये यस मैम। कितना देर चला था आपका इंटरव्यू? मैम इंटरव्यू मेरा IIT इलाहाबाद में 10 से 12 मिनट चला था, और IIT रुड़की पे भी मेरा 10 से 12 मिनट चला था इंटरव्यू। ये ऑफलाइन मोड था या ऑनलाइन मोड था अभी? मैम ये IIT वाला दोनों मोड पे था, और क्योंकि मेरा इलाहाबाद ही है तो मैंने ऑफलाइन दिया था। बाकी IIT रुड़की का वो ऑफलाइन था, तो हम लोग गए थे रुड़की, IIT रुड़की कैंपस। ठीक है। तो और कोई स्ट्रेटेजी आप शेयर करना चाहते हो कि कैसे बच्चे प्रिपेयर करें आगे पीएचडी के लिए अगर करना हो तो? मैं यही कि मतलब अगर आपको खासकर जैसे IIT NIT IIIT में PhD में एडमिशन लेना है, तो आपको अपने मतलब क्वेश्चन यहाँ बहुत बेसिक क्वेश्चन, जैसे मेरा फाइनेंस से था तो उसने पूछे व्हाट इज कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट्स में भी इसके डिवाइड्स क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, व्हाट इज IPO, व्हाट इज FPO, और उसके बाद फिर शेयर प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है, सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है। मतलब क्वेश्चन वहाँ बहुत ही नॉर्मल पूछते हैं। वहाँ आपको होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है, और वहाँ सबसे अच्छी चीज वहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, जैसे लाइक अदर यूनिवर्सिटी में होती है कि कुछ सोर्स इधर उधर, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ आपके होने के चांस ज्यादा से ज्यादा। IIT वाले आपका नॉलेज देखते हैं ना कि आपका क्या है क्या नहीं, अगर आप उनके अच्छे से। हाँ, एक चीज ये, आप वही बोलिए जो आपको पता है। आप ऐसा कुछ उस आंसर में मत बोलिए कि जो चीज आप देखिए वो आपके आंसर से ही आपका वो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। मतलब इसका ये होता है कि जो सेंटेंस आप बोल रहे हो तो उसमें आपने एक भी वर्ड ऐसा बोला जो आपको खुद को नहीं पता, देन आप वहाँ पे ट्रैप में फंस जाएंगे। बेटर इज कि आप यस मैम, यस मैम। या उसमें वही वर्ड्स को यूज कीजिए जो आप जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि नेक्स्ट अगर वही राउंड आगे चला और क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग हुई तो फिर आपको उसी का आंसर देना पड़ेगा। हाँ यस यस मैम, उनका वही एम रहता है कि वो मतलब ऐसे फंसा दे वो आपको। हाँ, ये कि अगर आप ऐसे कोई वर्ड समझ यूज करिए जिसमें आपकी कमांड ना हो, IIT में आपके 100% होने के चांस थे। और लगता नहीं है कि हाँ कि आप IIT में इंटरव्यू दे रहे हैं एकदम फ्रेंडली, एकदम आपसे पहले तो यही कि डिफाइन और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद आपका रिसर्च प्रपोजल से पूछेंगे क्या टॉपिक है आपका। और रिसर्च प्रपोजल वहाँ वो मांगते ही नहीं है, बस पूछ लेंगे कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एकदम नॉर्मली, लगता ही नहीं कि हाँ पैनल में बैठे हैं, एकदम नॉर्मली बिहेव करेंगे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। आप ये है कि आप एक कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि आप उनसे डर नहीं पाए। एकदम इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। डरना तो है ही नहीं इंटरव्यू। ये तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था अभी तक, मेरे को तो डर लग रहा था। हाँ, तो जैसे मैं फाइनल में गया तो एकदम इतना अच्छा उनका फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट था कि मेरे को लगा नहीं कि मैंने इंटरव्यू दे रहा हाँ, अपने अंदर का ये डराने की चीजें होती है कि ऐसे नहीं होगा, आईआईटी तो पता नहीं क्या है। यस होता मैम, है, ट्रिपल आईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने अपने सेल्फ को ही वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। आप यस क्या? मैम, नहीं बिलीव इन योरसेल्फ, मतलब अपने आप में विश्वास रखिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ अगर आपको अपने में विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं। अपने आप में अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, क्योंकि आप IIT पहुंच ही रहे हैं, आप JRF होके पहुंच रहे हैं, तो आपके पास कुछ काबिलियत है जो कि आप उस वहाँ पे गए हैं। क्योंकि IIT NIT में वही जाता है जो कि नेट और JRF, बाकी वो ऐसे तो कोई जाता नहीं है। जी, वहाँ पे बाकी IIT तो यही प्रोसेस रहता है कि पहले तो आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू की अपनी डेट लाएंगे, आप इंटरव्यू दीजिए और आपका 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है IIT का। तो इसके फॉर्म कौन से टाइम पीरियड में आए थे आईआईटी? मैम ये फॉर्म आए थे मेरे अप्रैल में आए थे। IIT के फॉर्म साल में 2 बार आते हैं, तो ये मई में आएगा, अप्रैल में, और अभी आएगा ये नवंबर दिसंबर में। IIT में हर साल 2 पेपर 2 अपने लेता है, वो फॉर्म आउट करता है। और एक आइडिया है आपको कितनी सीट्स थी यहाँ पर अराउंड?
यस मैम, मेरे में तो मैम 16 सीट थी। 16 पेज की, अच्छा। यस और उसमें मैम। से आपका एक नंबर उसमें आ चुका है ना? यस मैम। तो इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस मिलती है, मीन्स आपकी नहीं नॉलेज। मैम, ऐसा मैम, मैंने आईआईटी पे मेरा पहला इंटरव्यू था, मुझे भी बहुत डर लगा था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप को इतना नहीं मानता था। तो मेरे को यही आईआईटीएन आपको केवल नॉलेज देखते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस फील्ड से आए, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका वहाँ एडमिशन बहुत ही आराम से हो जाएगा। वेरी नाइस। और वैसे अगर हम देखें, आप स्टडीज में कैसे थे स्टार्टिंग से? मैम स्टडीज में मीन्स मैं एवरेज ही था, अपना 12th भी ठीक ठाक था। बीकॉम मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया था, मास्टर ऑफ कॉमर्स भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया था। मीन्स एवरेज था। हाँ ये था कि मैंने मतलब एक पढ़ाई को कभी बोझ नहीं माना, ये नहीं कि मेरे को पास नहीं होना था, मेरे को समझना था, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेना था कि हाँ मेरे को पढ़ना है, पढ़ाना भी है वो चीज़ को। तो मैंने कभी पढ़ाई पास होने के नहीं पड़ी कि हाँ कि मेरे को इतना परसेंट लाना है। अभी भी कोई अगर कोई पढ़ रहा है जैसे लाइक नेट JRF, हमें केवल JRF नहीं होना है, हमें उस सब्जेक्ट पे जैसे कि मैं, अगर कोई मेरे को मिले तो मैं उसको बता सकूं मेरे को ऐसे पढ़ना है। मतलब आपने अगर क्वालिफाई किया है तो अगला बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर देने वाले बने और यस दूसरों को मैम। पढ़ा यस सके, मैम। क्योंकि हमारा मेन गोल ही यस मैम। प्रोफेसर बनना है। दूसरों को टीच करना, खुद को नहीं आता हो तो दूसरों को कैसे करेंगे, है ना? वही यस मैम। इस तरीके से आप पढ़ो, बर्डन मत करो। बच्चे कहते हैं मैम हम अभी बच्चे हैं, हम ये कैसे करें। बच्चा मत समझो, आपको नेक्स्ट स्टेज पे प्रोफेसर बनना है, तो अपने आप यही की मैम, पढ़ाई के प्रति बर्डन नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई पैसा है आपका। जी, तो ये आपका हाँ। पैशन है, इसको इस तरीके से आगे लेके जाना चाहिए। यस मैम। अच्छा, मैं एक वैसे पूछती हूँ कि जेआरएफ के लिए आप कितनी देर पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? मैं देखिए, एक तो आइडल टाइम, हाँ ये तो मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था अपनी पढ़ाई के लिए, और मेरे को पता रहता था कि मैं एक अपनी एक रफ लिया था कि मेरे को कौन सी मैम की कितने बजे क्लास लेनी, कौन से सब्जेक्ट की लेनी, कितने टाइम पे एमसीक्यू करने। हाँ तो मेरी जेआरएफ की मतलब 10 से 12 घंटे तो मैं रोज पढ़ता था। इसमें क्लासेस भी रहती थी, एमसीक्यू भी रहता था, और पेपर 1 का टेस्ट भी रहता था। और उसके बाद जो लास्ट के 1 महीने थे, लाइक मेरा एग्जाम 26 नवंबर को हुआ था, तो मैंने अक्टूबर से ही मतलब 1 से 1.5 महीने मैंने केवल एमसीक्यू किए थे, पीवाईक्यू किए थे बस। अच्छा, तो मतलब एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आपने अच्छे से पूरे किए थे, यस उसको मैम, मतलब इम्पोर्टेंट ये है पॉइंट। कि आप, यस मतलब ये नहीं कि आप सिलेबस खत्म, मैंने अपने जेआरएफ प्रिपरेशन में यही देखा कि सिलेबस खत्म करने से कुछ भी नहीं होना है। सिलेबस तब खत्म होता है जब आप उसके पीवाईक्यू करें अच्छे से, आप उसकी एमसीक्यू करें, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। ये नहीं कि आपने उसको सिलेबस कंप्लीट कर लिया तब सिलेबस नहीं। जब जब तक आप उसके क्वेश्चन ना सॉल्व कर लें तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और नेट जेआरएफ के लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है इस एग्जाम में। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं तो आप एग्जाम में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। हाँ, जैसे अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज भी आपने दी होगी और क्वेश्चंस वगैरह यस भी मैम। क्वेश्चन सब लगाए हैं। यस मैम, बाकी आपकी जो रात को आती थी 10 बजे रात से, वो तो हम लोगों ने हमेशा ही दी है 1 से 1.5 साल पहले ही। तो बाकी सैटरडे संडे को आता था अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज, उसमें भी मैंने हमेशा ही दिया था। अब इस टेस्ट सीरीज में आपके स्कोर कैसे आते थे, क्योंकि बच्चे कुछ डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे स्कोर किया तो वहां परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं? मैम मेरे यही क्या कहते हैं 85+ क्वेश्चन आते थे, कभी 90 पहुंच जाते थे, 95। हाँ मतलब टेस्ट सीरीज देने के लिए नहीं कि देखिए आपका फाइनल रिजल्ट तो आपके जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन, हमें टेस्ट से हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो हमारे रिजल्ट नहीं है। जैसे लाइक हमारा अगर आज 90 क्वेश्चन सही हुआ है, तो अगर हम कल गए तो हम लोग सोचे कि 95 क्वेश्चन, मतलब डेली इम्प्रूवमेंट करते थे कि हाँ ये क्वेश्चन किस वजह से गलती हुआ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको हम देखते थे कि हाँ आखिर क्यों नहीं बन रहा है, मेरी उस पर माइनर मिस्टेक हो रही है कि मेजर मिस्टेक हो रही है। मतलब तो देना ये नहीं कि आप अपना वैल्यूएशन नहीं देना, आप देख रहे हैं कि आपको कितना इम्प्रूवमेंट करनी है अगले लोगों से, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो आपके खुद से है, ना कि दूसरों से। तो मेनली मेन परफॉर्म आपने फाइनल में करना है, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर दो, टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। और एमसीक्यू यस मैम। ज्यादा सॉल्व करो। और एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, मीन्स क्वेश्चन पढ़ा उसके ऑप्शन पढ़े कैसे? मैम जैसे लोग गलती क्या करते हैं ज्यादातर कि लाइक अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका पहले मतलब चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे, एक ऑप्शन देख लिए तो वो देख लिए कि हाँ वो सही है, लेकिन
एमसीक्यू आप तब भी करिए, आप उसके चारों ऑप्शन को पढ़िए। अगर कोई एमसीक्यू लाइक जैसे लिखा है कि व्हाट इज द रैंडम सैम्पलिंग मेथड आ गया, ठीक है, तो उसके आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। कभी भी एमसीक्यू मीन्स नॉर्मल मत लीजिए कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसके चारों ऑप्शन जो रहते हैं उससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो हाँ, और लोगों क्वेश्चन की ये सबसे पढ़ना बड़ी, है उसको भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी यस, करिए ना। लोग सबसे ज्यादा केयरफुल इसी में होते हैं कि वो जो लोग टेस्ट सीरीज देते हैं रूम में बैठ के, घर में बैठ के, उसको कभी सीरियस नहीं लेते, वही एग्जाम में उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। चलो, बहुत अच्छा लगा रचित। अभी कुछ और आप लास्ट में अपने बताना चाहते हो फिर आगे एरएफएल पीएचडी के लिए फ्यूचर? यस मैं पीएचडी एंट्रेंस के लिए यही कि आप अपने मतलब इसको कभी बोझ मत लीजिए। पीएचडी भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, डॉक्टरेट डिग्री होती है, और आपको आगे जाना ही है इस फील्ड के लिए, तो आप इसको पैशन मानिए, ना कि केवल डिग्री देने के लिए आप पीएचडी डिग्री ना मत करिए, ठीक है। आप अगर आपको होना है तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़िए, मीन्स कि कभी बोझ नहीं कि आपकी बस केवल पढ़ लिए हो गया, मतलब ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़िए, बहुत ही आराम से हो जाएगा। एकदम बेसिक्स, आईआईटी एनआईटी में एकदम बेसिक्स पूछते हैं, आपसे कोई वो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपका जो आंसर रहेगा उनका वो अगला क्वेश्चन रहेगा। आईआईटी में बहुत ही आराम से, कभी आप ज्यादातर यही ट्राई करिए जो नेट और जेआरएफ है वो आईआईटी एनआईटी जाए, क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत ज्यादा कुछ। तो आईआईटी रुड़की का भी ऑलरेडी ये पेपर दे चुके हैं, उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन ट्रिपल आईटी में इनका एडमिशन हो गया है। सो यस मैम, कांग्रेचुलेशन रचित द्विवेदी, एंड आपकी थैंक यू सो मच मैम। पीएचडी और आगे ऐसे ही तरक्की कीजिए और आप बहुत अच्छे प्रोफेसर बनिए। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड एंड सभी को थैंक ड्रीम यू सो मच मैम। एनर्जी। यस मैम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच मैम।